तो दोस्तों यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच प्रयागराज से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि आप सभी लोगों को एक वीडियो मिला होगा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, उसके बाद ये चर्चा आएगी किसके, कर्नाटक के युद्ध की। अब कर्नाटक का युद्ध कैसे कैसे हुआ आज चर्चा करेंगे हम लोग। और इस पर चर्चा करने का एक ही मकसद है क्योंकि एग्जाम हॉल पर यूपीपीसीएस या आरओ या वनडे लेवल में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, या पूछ लिया जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसे कहा जाता है। कई प्रकार से यहाँ से प्रश्न आप सभी के बीच बनेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को एक ऊर्जावान लाइन के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कहते हैं कि उड़ना तो हर हाल में है, या यूं कहे कि उड़ान तो भरनी है। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, सपनों को अपने पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। खुद से आप कैसे लड़ेंगे, तो आप सारी रात जागेंगे। इसीलिए कहा जाता है सिर्फ रात में आशिक ही नहीं जागते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी रात में जागकर पढ़ते हैं। सफलता आपकी यूं ही शोर नहीं मचाती है कि शोर मचा दी, क्योंकि खामोशी से उसने मेहनत की थी तभी सफलता शोर मचा रही है। तो आइए इन्हीं लाइनों से शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आप सभी लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे आगे शेयर भी करेंगे। ये आप सभी का दायित्व होना चाहिए कि आप सभी का ही ये परिवार है, आप सभी का ही ये चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कर्नाटक के युद्ध के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, कैसे कर्नाटक का युद्ध हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, तो आज हम यहीं से आप सभी के बीच में चर्चा करेंगे कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, तो कर्नाटक का युद्ध क्या कर्नाटक के क्षेत्र पर हुआ था, या जो कर्नाटक का क्षेत्र था यहाँ पर कर्नाटक का युद्ध हुआ था? क्या ऐसी बात थी क्या कि यहाँ पर नहीं, कर्नाटक का युद्ध कर्नाटक जहां आज है वहां पर कर्नाटक नहीं, बल्कि कर्नाटक का युद्ध आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पर था। ठीक है, मैसूर वगैरह इसी के अंतर्गत आते थे। कर्नाटक नहीं बल्कि इसको क्या इंग्लिश में इसको कर्मेटिक कहा जाता था। ठीक है, इंग्लिश में इसी को कर्मेटिक कहा जाता था। और फिर धीरे धीरे कैसे ये कर्नाटक का युद्ध आया, आइए चर्चा करते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के अलावा बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जो हमारे भारत में प्रवेश की। और आप सभी लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर ये वीडियो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसलिए पहले आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आप सभी लोगों को यूपीएससी ज्ञानदायिनी में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो आप सभी लोग आइकन बटन पर देखेंगे, हम उस वीडियो को लगा देंगे। देखिए, तो हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे, स्वीडिश आए थे, उसके बाद डच आए थे, और आपके यहाँ डेनिश आए थे, ब्रिटिश और आपके फ्रांसीसी आए थे। देखिए, जो आपके स्वीडिश और आपके डेनिश थे ये बहुत ही कमजोर थी, बहुत ज्यादा इन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी और ये लोग ऐसे ही यहाँ से फिर इनका समाप्त हो गया, सब कुछ यहाँ से इनका खत्म। तो इन लोगों का बहुत ज्यादा दायित्व नहीं था, बस इनकी स्थापना और भारत आगमन कब हुआ था यहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछ लिए जाते। फिर आगे बात आती है कि पुर्तगाली क्या हुए थे। पुर्तगाली की राजकुमारी ब्रिटिश चार्ल्स उद्वती से, ब्रिटिश के एक राजा थे चार्ल्स उद्वती, उनसे क्या हुई थी, शादी या वैवाहिक संबंध हो गए थे। तो इस हिसाब से पुर्तगाली को भी समाप्त करते हैं हम। फिर इसके बाद यहाँ पर अब 3 कंपनियां बचती थी, डच बचता था, आपका ब्रिटिश बचता था और आपका फ्रांसीसी बचता था। ये ठीक ठाक कंपनियां थी, मतलब ये तो ठीक थी, ये भी ठीक ठाक थी। लेकिन डच क्या किए, डच यहाँ पर त्रावणकोर के राजा यहाँ पर कोल्हापुर के युद्ध में डच को हराए थे। और डच यहाँ से चले गए कहाँ, इंडोनेशिया चले गए, इंडोनेशिया जाकर बस गए। तो इनका भी भारत से क्या हुआ,
वर्चस्व समाप्त हो गया। अब दो ही वर्चस्व के लिए लड़ रही थी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी भारत में क्या हो रहा था, लड़ रहे थे, राजनीतिक के लिए, व्यापार के लिए और बहुत से कारण थे जिनके लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। और यहीं से कहानी शुरू होती आपके कर्नाटक के युद्ध की। आइए शुरू करते हैं कर्नाटक का युद्ध। इसी को कार्नाटिक वार्स कहा जाता था और इसी को हिंदी में कर्नाटक कहा जाता था। और ये आपके कोरोमंडल तट जो है ये वाले एरिया पे था, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मेन चैप्टर कर्नाटक का, या इसी को फर्स्ट कर्नाटिक वार्स कब हुआ, तो आप कहेंगे 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। पूरी एक एक कहानी जैसे आपको इस समय टॉपिक दे रहे हैं, आप सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि आपका ये टॉपिक और इस तरह का पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है। सेकेंड वार कब हुआ था, कर्नाटक का सेकेंड वार कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1749 से लेकर 1754 तक सेकेंड वार हुआ था। अभी इनकी भी बात करेंगे। और आपका थर्ड वार कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1756 से लेकर 1763। 1756 और 1763 के बीच 7 वर्ष होते हैं। कितने? 7 वर्ष होते हैं। अभी इनकी चर्चा करेंगे कैसे हमारे यहाँ, क्यों हमारे यहाँ कर्नाटक और क्यों हमारे यहाँ फ्रांसीसी और ब्रिटिश आपस में लड़े, क्यों ऐसा क्या हो गया था जो भारत में इनको लड़ना पड़ा। यहाँ तो ये लोग व्यापार करने आए थे और आपस में ही कंपनियों से लड़ पड़ी, क्या ऐसा हुआ था, आइए देखते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। और हमारे टाइपिस्ट मास्टर देखिए क्या लगा है, कर्नाटक का पॉलिटिक मैप, ठीक है, यहाँ भारत का मैप लगाना चाहिए था। और यहीं पर जो भारत के मैप में यहाँ कोरोमंडल तट के आसपास के क्षेत्रों को ही कर्नाटक कहा गया था। तो कहा गया 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। आई होप कि आप सभी लोग अब यहाँ तक संतुष्ट होंगे, मैंने पहले ही इस पर चर्चा कर दी। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। हैदराबाद आपका यहीं पर है और हैदराबाद के निजामों के अधीन एक प्रांत था। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में, इनका नाम जरूर लिख लेंगे, बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलवेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों के कुछ जलवेड़े या जलपोतों को पकड़ लिया और अपने कब्जे में कर लिया। भाई वहीं से हम व्यापार करते थे, मतलब फ्रांसीसी वहीं से व्यापार करते थे और उतने समय ये युद्ध के लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, क्योंकि किसी के जलपोतों को पकड़ना और जलवेड़ों को जलपोतों में ही पकड़ लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आई होप कि ये बात आप उतने टाइम के अनुसार सोच रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद डुप्ले ने इसकी शिकायत, क्योंकि फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी के गवर्नर कौन थे, तो आप कहेंगे डुप्ले थे मेन, ठीक है, उतने समय। तो डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले की किसी बात का जवाब या ध्यान नहीं दिया। जो कर्नाटक के नवाब थे उनसे ये बात कही गई कि हमारे जलवेड़ों को या जलपोतों में कब्जा कर लिया है अंग्रेजों ने और इस तरह की बात है, आप इस पर कुछ एक्शन रिएक्शन दीजिए और हमारे जलपोतों को छुड़वाइए, क्योंकि इन्हीं जलपोतों से हम व्यापार करेंगे। इस तरह फ्रांसीसी ने कहा अंग्रेजों से और फिर वहां कर्नाटक के नवाब से भी कहा, लेकिन कर्नाटक के नवाब के कान पर जू नहीं रेंगी, ठीक है। देखिए एक ही यूरोप से ही दोनों कंपनियां आई और देखिए कैसे आपस में लड़ झगड़ रही। जब ये आपस में लड़ झगड़ रही थी तभी तो इनको पता चला था कि भारत के लोगों को आपस में कैसे लड़ाना और झगड़ाना है, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आप समझ, और यहीं से आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध होने के लिए इतनी सी ही बात काफी थी क्या, चलिए आइए देखते हैं। अतः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास को घेर डाला। जो मद्रास था, मैंने आप सभी को बताया यहाँ पर क्या था, मद्रास था। इस मद्रास को उसने क्या किया, फ्रांसीसियों ने इसे घेर डाला, मतलब घेरा डाला, और नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं हटा। अब नवाब को याद आया, कर्नाटक के नवाब को अब याद आया,
अरे डुप्ले ने क्या कर डाला, चलिए डुप्ले को यहाँ से हटाते हैं, लेकिन अब डुप्ले कहाँ हटने वाले थे, ठीक है, अब डुप्ले कहाँ हटने वाले थे, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर एक युद्ध सेंट थोम का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? सेंट थोम का युद्ध हुआ, याद रखेंगे इसको, सेंट थोम का युद्ध हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच? नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध शुरू किया था, जो कर्नाटक के नवाब थे उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्या किया? सेंट थोम का युद्ध किया। सेंट थोम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम महीन तरीके से आपको हर एक बात निकाल कर लाई गई है। जो सेंट थोम का युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ था वो कर्नाटक के नवाब और आपके फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक है। तो कर्नाटक के नवाब से तो पहले शिकायत की थी कि अंग्रेजों ने या अंग्रेजी कंपनी ने हमारे जलपोतों को या जलवेड़ों को घेर लिया या उनको जीत लिया या उनको हासिल कर लिया। तो कर्नाटक के नवाब तब तो उनके कान पे जो तक नहीं रहेगा। और अब जब क्या हुआ, जब वहां वो मद्रास में जाकर के बस गए और उनसे डुप्ले से कहा गया कि हटिए, तो डुप्ले ने कहा अब हम भाई टस से मस नहीं होने वाले, आपको जो करना है अब आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि सेंट थोम का युद्ध हुआ। अब सेंट थोम के युद्ध से ही शुरू होती है कहानी। तो 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स-ला शापेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत हो गया। देखिए कब शुरू हुआ, तो आप कहेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच में कहा? यूरोप में ही शुरू हुआ था। देखिए हजारों किलोमीटर दूर हमारा भारत था और प्रभाव कहां तक दिखा? हमारे भारत तक दिखा था। वहां पर ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था, किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। यूरोप में अपने ही देश में लड़ मर रहे थे और वहां पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध का अंत कैसे हुआ? एक्स-ला शापेल की संधि से 1748 में हुआ। जब 1748 में वहां की संधि से उस युद्ध की समाप्ति हुई तो क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध की समाप्ति हो गई, तो यहाँ के भी युद्ध की समाप्ति कर दी गई इसी संधि के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा ना। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? एक्स-ला शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अब आगे देखें, इस संधि के शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया, क्योंकि मद्रास में किसने कब्जा किया था? फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। किसने? फ्रांसीसी। अब युद्ध हो गया तो जो जिसकी चीजें लिया था या जो जिसका स्थल लिया था या जो जिसके, जैसे मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया, बदले में फ्रांसीसी ने उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्रदान कर लिए, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र को वहां पर क्या कर लिया? प्रदान कर लिए या प्राप्त कर लिए थे, इसीलिए, और यहां से उनको मद्रास छोड़ना पड़ा और इस तरह ये प्रथम युद्ध की समाप्ति होती है। आइए कर्नाटक के प्रथम युद्ध में और क्या क्या हुआ, कारण क्या था मेन? तो इस युद्ध का कारण कोई भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी, यहाँ पर कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई थी, ठीक है ना, थी, बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में ही कुछ ही स्थितियां उत्पन्न हो गई, जिनका प्रभाव भारत में आई अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों पर भी पड़ा और इन दोनों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। सारी कहानी तो अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे कहा गया ऑस्ट्रिया, जो यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश था, जहां पर उत्तराधिकार बनने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वहां संघर्ष चल रहा था और इसी संघर्ष के चलते भारत में भी इन दोनों के बीच युद्ध हो गया था। भाई ब्रिटिश और फ्रांसीसी वहां भी थे और यहाँ भी व्यापार करने के लिए थे, तो दोनों के बीचों में अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे घर परिवार से जब लड़ाई होती है तो रिश्तेदारों तक जाता है ना मैटर। वही हाल था कि यहाँ पर जितने बसे थे तो उनकी तरफ वाले उनकी तरफ बोलेंगे और हमारी तरफ वाले हमारी तरफ बोलते हैं,
तो जो फ्रांसीसी वाले थे वो फ्रांसीसी तरफ बोल रहे थे और जो ब्रिटेन वाले थे वो ब्रिटेन की तरफ भारत में बोल रहे थे, और इसीलिए युद्ध हुआ। वहां हो रहा था, ये लोग कहे हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं, क्या ही मतलब है, मौका मिला है तो धो लेते हैं ना। तो इन लोगों ने भी यहाँ हाथ अपने अपने साफ कर लिए। चलिए, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्यों हुआ? देखिए, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, पहले आप इस बात को समझेंगे, 1748 से 1754 के बीच हुआ। तो इस बात को याद रखेंगे, 1748 से 1754 के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? देखिए, जब दो लोग थे तो कभी कभी शासक ना, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि रिश्तेदारों तक बात जाती। अब जैसे हमारे घर में किसी को मालिक बनाना हो, ठीक है, मालिक बनाना हो तो पहले घर में चर्चा की जाएगी, फिर बाहर चर्चा की जाए, फिर रिश्तेदारों से भी पूछा जाएगा क्या हम अपने बड़े बेटवा को मालिक घर का बना सकते हैं, क्या वो हमारे घर की जिम्मेदारियों को संभाल पाएगा, ऐसा ऐसा। तो हैदराबाद और कर्नाटक, देखिए हैदराबाद और कर्नाटक तक बात आ गई, ठीक है ना, क्योंकि हैदराबाद क्या था, देखिए ये डुप्ले वाले थे और ये कहाँ थे, ये ब्रिटिश वाले थे, ठीक है। फ्रांसीसी वाले कौन थे? कर्नाटक वाले। तो इन लोगों ने जब एक दूसरे से बातें शेयर की रिश्तेदारों से, तो अब फंस गए इसी में। देखिए, तो हैदराबाद में क्या हुआ था, हैदराबाद में उत्तराधिकारी के लिए मारामार हो रही थी और कर्नाटक में दो उत्तराधिकारी के रूप में तैयार थे। तो यहाँ पर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, देखिए दो व्यक्ति थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, कह रहे थे मैं हैदराबाद का नवाब बनूंगा और वो कह रहे थे मैं बनूंगा। कर्नाटक में अनवरुद्दीन थे और चंदा साहब थे, ठीक है, अनवरुद्दीन थे और चंदा साहब, ये कह रहे थे मैं कर्नाटक में शासक करूंगा और ये कह रहे थे मैं। तो देखिए कैसे यहाँ पर अब तालमेल घटा। देखिए, जो मुजफ्फर जंग थे ये मिले किससे? चंदा साहब से, और मुजफ्फर साहब और चंदा साहब मिल करके किसका साथ दिया? डुप्ले का साथ दिया। किसका साथ दिया? डुप्ले का साथ दिया, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे आप सभी लोग कि इधर जो हैदराबाद वाले नासिर जंग थे और जो कर्नाटक के अनवरुद्दीन जी थे वो किसका साथ दिए? तो वो ब्रिटिशों का, ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव के साथ आए। किसके साथ आए? लॉर्ड क्लाइव के साथ ये आए। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि हैदराबाद में दो उत्तराधिकारी तैयार थे, वो कह रहे थे कि मैं करूंगा, वो कह रहे थे मैं। इसी तरह कर्नाटक में दो लोग आए कि वो कह रहे हैं मैं करूंगा यहाँ का शासक, और वो कहे कि मैं। और यहाँ पर हैदराबाद की तरफ से कौन थे? ब्रिटिश थे, और कर्नाटक की तरफ से कौन थे? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। इतनी बात याद रखें। और यहाँ के दो दो जो उत्तराधिकारी थे, दो दो अभी खड़े थे ना, तो ये क्या किए? एक दूसरे से अदला बदली किए। मतलब तो जंग में हुआ था ना, जानबूझ के थोड़ी किए थे कि चलो हम अदला बदली कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या, इनको याद रखना कि मुजफ्फर जंग किससे मिले थे? चंदा साहब से। और नासिर जंग से किसने मिलन किया था? तो आप कहेंगे अनवरुद्दीन जी। हाँ ठीक है। आइए, हैदराबाद और कर्नाटक के इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ और अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी ने अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्ष का समर्थन दिया। फिर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हो गया। अब भाई इनका युद्ध मतलब इनका समर्थन फ्रांसीसियों का किधर था? कर्नाटक की तरफ। और ब्रिटिश का किधर था? हैदराबाद के नवाबों की तरफ था। ठीक है, तो याद रखेंगे इन्होंने अपने अपने हितों के लिए ऐसा किया था। आइए अगला देखते हैं। इसी पर अब आता है कि इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। अब ये लोग कह रहे थे, अब देखो क्या था, इन लोगों ने, दोनों कंपनियों ने क्या किया? भारतीय राजनीति में अब हस्तक्षेप कर दिया। अब देखिए यहीं से ये लोग राजनीति पर उतर आए। कहां पर? इसी से धीरे धीरे ये अंग्रेज क्या हुए? अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर उतर रहे। अब देखिए 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम अल मुल्क आसफ जहां की मृत्यु हुई और उनसे उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था। किससे? आसफ की जब मृत्यु हो गई थी, आसफ जहां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष जारी हो गया था।
निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उनका पुत्र नासिर जंग, मैंने बताया था नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। दोनों कहां से थे? हैदराबाद से। मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत की। इसी समय 1748 में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया और यह कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार की मांग की। देखिए कैसे मराठों, अभी जब मराठा पढ़ाएंगे मध्यकालीन से आपके कुछ मतलब एक टॉपिक मराठों से संबंधित भी लेकर आएंगे किसी दिन, ठीक है। तो मराठा आपको पढ़ाएंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं, वही टॉपिक अभी आप सभी के बीच में पढ़ाए जा रहे हैं जो एग्जाम हाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी निजाम ही लड़ रहे थे, तो हैदराबाद के निजाम बन गए थे कौन? नासिर जंग, और उनका एक नासिर जंग का भांजा था कौन? तो मुजफ्फर जंग। उसने दावेदारी कर दी कि मैं मतलब निजाम बनूंगा या मैं हैदराबाद का निजाम बनना चाहता हूं। और उसी समय 1748 ईस्वी में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया और यह कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार की मांग की। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। आगे कहा गया है कि इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। देखिए हैदराबाद में निजाम के लिए अरे मुजफ्फर जंग को साथ दिया था, और इधर किसको दिया था? तो चंदा साहब को। मैंने बताया था ना नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग किससे मिले थे? औरुद्दीन साहब से। और मुजफ्फर जंग किससे मिले? चंदा साहब से। और किसने ये कहा? डुप्ले ने कहा, ठीक है ना। किसने कहा? डुप्ले ने, ठीक है। ये डुप्ले की बात थी। आइए, और मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। जो अनवरुद्दीन थे ऊपर वाले, उनको क्या किया? मार डाला गया। अब अनवरुद्दीन का एक पुत्र हुआ मोहम्मद अली ने भाग कर क्या किया? तिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। कहां पर? तिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। कौन? अनवरुद्दीन का पुत्र था, ठीक है। अनवरुद्दीन कहाँ के थे? तो आप कहेंगे कर्नाटक के नवाब के लिए ये लोग लड़ रहे थे, चंदा साहब और अनवरुद्दीन जी, ठीक है। और उनका पुत्र कौन था? मोहम्मद अली। कहाँ भाग गया था? तो आप कहेंगे तिचनापल्ली के दुर्ग में शरण लिया। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। अब ये नहीं था कि फ्रांसीसी जीत गए या फ्रांसीसियों का युद्ध ठीक ठाक था, और यहाँ पर भारत को भी पता चल गया कि फ्रांसीसी कमजोर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो भारत सोच रहा था कि नहीं अरे ठीक है, मतलब कर्नाटक वगैरह की ठीक है, नहीं हम फ्रांसीसियों को दबा देंगे, लेकिन दबे नहीं। और अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग, देखिए नासिर जंग, और कर्नाटक के नवाब के लिए मोहम्मद अली, वही अमरुद्दीन जी का पुत्र जो था मोहम्मद अली, जो कहां चला गया था? तो आप कहेंगे तिचनापल्ली के शरण में गया था, को समर्थन किया। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है। किसने किया था? तो आप कहेंगे फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को अंग्रेज ने इनका समर्थन किया था, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या। 1750 ईस्वी में नासिर जंग को अंग्रेज के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिकूट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। त्रिकूट कौन था? फ्रांसीसी थे, और इधर से कौन था? आप कहेंगे नासिर जंग थे, और उधर से कौन थे? चंदा साहब थे, ठीक है। पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया, और इसी विद्रोह में क्या हुआ? नासिर जंग की हत्या कर दी गई। उसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी में कौन थे? डुप्ले, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। मुजफ्फर जंग को क्या हुआ? हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। बहुत मतलब ये आपस में बहुत चालाक चतुर थे, अपने हितों के अनुसार काम करते थे। एक थाली के चट्टे बट्टे तो नहीं थे, लेकिन थूक के चाटने वालों में से ये लोग जरूर थे, ठीक है ना। चलिए फिर 1752 में क्लाइव के नेतृत्व में
अर्काट पर आक्रमण किया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब तिरुचिरापल्ली भाग गए, लेकिन तंजौर के राजा ने उनकी हत्या कर दी। आई होप कि यहाँ तक की सारी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी है आपके कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की। और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। क्या हुआ, फ्रांसीसी जो सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर, अब इनको याद रखना, किसको, डुप्ले को तो वापस बुला लिया। अब ये कौन थे, तो कहेंगे आप गोदेहो को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। फ्रांसीसियों ने इनको, क्या नाम है इनका, गोदेहो को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। आपके लिए ये न्यू बात होगी क्योंकि अभी तक आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो आप देखें, गोदेहो आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। ये समझदार थे ना, इन्होंने तुरंत आए, भाई कहे कि हमको गवर्नर बनाकर फ्रांसीसी सरकार ने भेजा है। तो गोदेहो जो थे, गोदेहो, इन्होंने क्या किया, तुरंत आते ही क्या किया, युद्ध की समाप्ति कर दी या संधि कर ली तुरंत 1755 में। कौन सी, तो पांडिचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, पांडिचेरी संधि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांडिचेरी के संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। दूसरे में ये बात कही गई द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। आइए तृतीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं, 1756 से लेकर 1763 तक, और इसको लिख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। जब मैं पढ़ा करती थी कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, तो कभी यही नहीं समझ पाए कि नासिर जंग किसकी तरफ थे, मुजफ्फर जंग किसकी तरफ थे, चंदा साहब किसकी तरफ थे, नाना साहब किसकी तरफ थे, राजा साहब किसकी तरफ थे, औरुद्दीन साहब किसकी तरफ थे, उनका पुत्र मोहम्मद अली किसकी तरफ था, कौन किसका हैदराबाद का कौन सपोर्ट कर रहा था, कर्नाटक का कौन सपोर्ट कर रहा था। काश ऐसे कोई पढ़ाया होता ना, तो आप सभी लोग पढ़े ऐसे, ठीक है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रेसा, वहीं पर ऑस्ट्रिया और प्रिसा भी कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, लेकिन प्रेसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। कहा, यूरोप में ही, और प्रभाव कहां तक दिखता था, हजारों किलोमीटर दूर हमारे भारत में, ठीक है। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, जिसी को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, तृतीय कर्नाटक युद्ध को ही। और 7 साल चला भी था, 56 और 63 के बीच में, 4 इधर 3 उधर, ठीक है। चलिए, 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, किसको भेजा था, लैली जी को। काउंट डी लैली जी को क्या किया था, फ्रांसीसियों ने कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेज दिया। और अंग्रेजों को एकदम तीखी मिर्ची की तरह ये बात लग गई कि कैसे इसने वहां पर इनको भेज दिया गवर्नर बना करके। और क्या हुआ, शुरुआत कर दिए कौन, फ्रांसीसी। इसके आने से युद्ध को गति मिली। क्या हुआ, युद्ध को गति मिल गई। आइए देखते हैं गति में क्या प्रभाव पड़ा। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 में वांडीवास का युद्ध था, जो आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ी गई थी। तो अंग्रेज की तरफ से कौन थे, यह प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों की तरफ से ऐसी कौन सी सेना थी अंग्रेज की तरफ से, तो आप कहेंगे आयरकूट जी थे। कौन थे, आयरकूट की सेना, ठीक है, आयरकूट के नेतृत्व वाली सेना। और फ्रांसीसियों के नेतृत्व वाली कौन थी, तो आप कहेंगे काउंट डी लैली जी की तरफ से, ठीक है। इन्होंने नेतृत्व किया था सप्तवर्षीय
युद्ध का या कर्नाटक के तटीय युद्ध का। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। क्या हुए? अंग्रेज विजयी रहे। और अब क्या होगा भाई? फिर तो अब फ्रांसीसियों को जाना पड़ेगा। इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। पांडिचेरी सहित सभी बस्तियों का लगभग अंत हो गया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि, पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध का समापन हुआ। पेरिस, पहली एक्स-ला-शापेल, दूसरी पांडिचेरी और तीसरी पेरिस की संधि। और इसी संधि द्वारा कर्नाटक का तटीय युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत में फ्रांस का वर्चस्व खत्म या समाप्त हो गया था और यह भी तय हो गया था कि अब अंग्रेजी कंपनी ही भारत में पूर्णतः अपनी प्रधानता बनाएगी और फ्रांसीसी बहुत थोड़े ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गए थे, जैसे पांडिचेरी, माहे, कराईकल और येनम। ये चारों जगह पर ही लगभग थोड़े से बचे थे। कौन? फ्रांसीसी। तो याद हुआ ना? चलिए, याद नहीं हुआ तो आपके बीच एक बार फटाफट रिवीजन के लिए मैंने लगा रखा है। तो आपके हित के लिए सारे काम किए जा रहे, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। कर्नाटक के युद्ध, कर्नाटक का युद्ध का नाम, वर्ष, कारण, समाप्ति, परिणाम। चलिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध आप देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध तो कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का प्रश्न एवं अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में युद्ध हुआ था। 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि से ये युद्ध समाप्त होगा। अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब की पराजय हुई। ठीक है, मेनली अंग्रेज की पराजय हो गई थी। ठीक है, अंग्रेज और कर्नाटक के नवाबों की पराजय हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से 54 के बीच में दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप के कारण हुआ था और 1755 में पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ था। ठीक है, समाप्त हो गया। अंग्रेज की स्थिति ठीक ठाक रही, अच्छी रही, कोई दिक्कत नहीं थी। और क्योंकि फ्रांसीसी तो अब धीरे धीरे समापन हो रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, 1756 से 63 के बीच में यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध इसे कहा जाता है। 1763 की पेरिस की संधि द्वारा इसे समाप्त किया गया और अंग्रेजों की विजय हुई। क्या हुई? अंग्रेजों की विजय हो गई। ठीक है, चलिए, रिवीजन के तौर पर ये आपको याद होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। महत्वपूर्ण युद्ध, देखिए मैंने आपको बीच बीच में कुछ युद्ध बताए थे, तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण युद्ध कौन है। तो कहा गया सेंट थॉम का युद्ध 1748 में हुआ था, कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक के नवाब बताया था ना, कर्नाटक के नवाब के पास डुप्ले गए थे लेकिन उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और फ्रांसीसी विजय हुई। किसने? मद्रास में जाकर के इन्होंने क्या किया? अपनी स्थिति सुधार ली थी। अंबूर का युद्ध 1749 में हुआ। डुप्ले, मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब के त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अमरुद्दीन के मध्य हुआ था, जिसमें त्रिगुट विजय हुआ था। मैंने बताया था ना इन त्रिगुट के विषय में। डुप्ले फ्रांसीसी की तरफ से थे और ये मुजफ्फर जंग हैदराबाद के और चंदा साहब कर्नाटक के थे। ठीक है, चलिए अगला है आर्काट का युद्ध। ये खूब पूछा जाता है तो इसको याद रखेंगे। आर्काट का युद्ध 1752 ईस्वी में हुआ था। क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच की बात थी और अंग्रेज यहां से विजय होना शुरू कर दिए थे। वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया और अंग्रेज विजयी रहे। तो इस तरह ये रहे आपकी सारी व्याख्या। ये आपकी थ्योरी सेशन यहाँ तक था। थ्योरी सेशन आपका समाप्त हुआ। तो आपके सामने 7-8 सवाल रखे गए हैं, उनको आप देख लें फटाफट। कहा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे डुप्ले जीते। कौन थे? डुप्ले। अगला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का सही समय क्या था? तो 1746 से 48 के बीच में था।
निम्नलिखित में से किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कर्नाटक के तृतीय युद्ध को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था। ठीक है, यहीं से शुरू हो गई थी कहानी। ठीक है, अगला है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो एक्स-ला-शापेल की संधि से हुई थी। एक्स-ला-शापेल की संधि से हुई थी, आप लिख लेंगे इसको सही से। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो आप कहेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला है वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध में कौन आए थे? तो आप कहेंगे अंग्रेजों की तरफ से तो आयर कूट आए थे। कौन आए थे सर? आयर कूट जी थे। और उधर कौन थे? लेली जी थे। ठीक है ना, डी लेली जी को याद रखेंगे, फ्रांसीसियों की तरफ से। अगला है कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पहला एक्स-ला-शापेल संधि के थ्रू हुआ था, दूसरा पांडिचेरी की संधि से और तीसरा पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है आपके बीच वांडीवास, यही है ना? हाँ, वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने किसको हराया था? तो ब्रिटिशों ने फ्रेंचों को हराया था या ब्रिटिश सरकार ने फ्रांसीसी सरकार को हराया था, याद रखेंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए थे, अंग्रेजों से तो हमें फुर्सत मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी पुर्तगाली कहाँ पर टिके हुए थे? गोवा में। गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आए थे और 1961 ईस्वी तक यहाँ पर 1961 से गए थे। ठीक है, और हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। आपके बीच ये लास्ट प्रश्न दो हैं। तो पहला है कर्नाटक युद्ध के बीच लड़े गए किसके? तो ब्रिटिश और मराठा, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच मुगल, तो आप कहेंगे ब्रिटिश और फ्रेंचों के बीच लड़े गए थे। लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना रहेगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका कमेंट में उत्तर देंगे, आंसर देंगे। और क्योंकि अब आप सभी लोग इसका उत्तर देंगे तो आपके लिए क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास बहुत ही जल्द आपके सामने आएगी और आप सभी लोग एक एक करके टॉपिक भी बता सकते हो कि कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक बना करके आपके सामने परोस दिया जाएगा और आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से समझ में वो सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।